हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। अब एसएससी सीजीएल प्री का एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो आप प्लीज़ अपनी इस तैयारी को सीरियस नोट पे कीजिए। ठीक है। सो आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि अभी फाइनल स्टेज में जैसे आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। अभी प्री अभी 1.5 महीने के बाद होना है आपका। तो अभी जैसे रिवीजन है या क्या स्ट्रेटेजी के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए, या इस बचे हुए टाइम पीरियड में आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ कैसे इसको यूटिलाइज करना चाहिए। तो जो मुझे ठीक लगा था और जो मैंने किया था, मैं आपके साथ वो सारी चीज़ें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे शेयर करूंगी। अगर आपको लगता है कि आप भी इनमें से कुछ चीज़ें ऑप्ट कर सकते हैं जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई में आपकी बहुत हेल्प हो सकती है, तो आप प्लीज़ उनको फॉलो कीजिए और अपने पढ़ाई को मैक्सिमाइज कीजिए, एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज कीजिए। ठीक है। तो मेजर गोल मेरा यही है कि मैं आपको कुछ पॉइंटर्स बता दूं जो मैंने फॉलो किए थे, जो मुझे बड़े हेल्पफुल लगे थे, तो मे बी आपको भी थोड़े हेल्पफुल लग जाएं। तो हम जैसे एसएससी सीजीएल प्री में क्या है, 4 सब्जेक्ट्स हैं। मेंस में भी 4 ही सब्जेक्ट्स हैं ये वाले, उसके अलावा कंप्यूटर टेस्ट है, वो अलग चीज़ है। तो अब देखिए, सबसे पहले टाइमलाइन समझिए, क्योंकि एसएससी सीजीएल प्री का जो एग्जाम है वो होना है सितंबर से लेके अक्टूबर 2024 के बीच, राइट। तो हम मोटा मोटा अगर आइडिया लेके चलें तो लेट्स इमेजिन कि 15 और 16 से 15-16 अगस्त तक में भी हो जाए, या फिर लास्ट वीक ऑफ सितंबर से लेके थर्ड थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर तक खत्म हो जाए, या जो भी है। अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 वीक्स तो एसएससी लेता है एग्जाम्स को कंप्लीट करने में। तो वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ फॉर्म्स कितने लगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, ऑब्वियसली उस चीज़ पे भी। बट हम इतना टाइम लेके चलें तो हम मान के चलेंगे कि हमारे पास रिवीजन का या हमारी स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने का जो टाइम है वो 15 सितंबर तक है मैक्सिमम। ठीक है। उन बच्चों के पास एक्स्ट्रा टाइम होगा जिनका लेट्स इमेजिन कि 15 से एग्जाम शुरू हो जाते हैं, बट उनका एग्जाम कहीं अक्टूबर में जाके हो रहा है, तो उनके पास उतना टाइम एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो वो अपने और रिवाइज करते रहें, सेम ही स्ट्रेटेजी को फॉलो करते रहें। ठीक है। अब है प्री है। उसके बाद अक्टूबर में मान लो प्री खत्म होते हैं, उसके 3 से 4 दिन 5 दिन के बाद ये आंसर की रिलीज करते हैं। ठीक है। तो आपको आपकी पोजीशनिंग पता चली जाती है, लेकिन उसके बाद ये बोल रहे हैं टेंटेटिव डेट्स ऑफ मेन इज दिसंबर 2024। सो अगेन 2 ही महीने आपको मिलेंगे। तो आप जो 100% श्योर बच्चा है ना इस टाइम पे मेंस की उसका प्री हो जाएगा, तो अगर वो चाहें तो हफ्ते में एक टेस्ट या फिर 2-3 सेक्शनल टेस्ट ओनली वो दे सकते हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से भी। इससे क्या होगा, उनकी जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस है ना, उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है। अगेन ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जिनको लगता है कि उनकी प्री की तैयारी बहुत अच्छी हो गई है, बट अपने लेवल ऑफ जो प्रैक्टिस है वो उसको अच्छा करना चाह रहे हैं, तो मेंस के क्वेश्चनियर पे शिफ्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने मेंस को क्रैक कर लिया तो प्री के बेसिक क्वेश्चंस तो आप कर ही लोगे। ठीक है। ये मेरा मानना है, जरूरी नहीं है ये सब लोग इसके साथ अग्री करें। तो आपको जहां जहां जैसे जैसे आपको लगे कि ये मेरे लिए अच्छा है, वो आप ऑप्ट करते रहिए। ठीक है। चलिए, अब आपका फर्दर टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है। अब इंग्लिश इंग्लिश वैसे बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कुछ ही टॉपिक्स के अलावा, जैसे कि सिनोनिम एंटोनिम्स। हम कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो जो पर्टिकुलर वर्ड वहाँ पे आया हुआ है वो हमने सुना है, देखा है, पढ़ा है, उसका रूट वर्ड हमें पता है नहीं पता है। ठीक है। तो वो थोड़े एंटिसिपेट करना पॉसिबल नहीं है कि हम सिनोनिम और एंटोनिम में 100% स्कोर कर पाएंगे। और कॉम्प्रीहेंशन में थोड़ा सा आप लेके चलिए कि कहीं ना कहीं पॉसिबल होती है कि हम एरर कर दें इन in analyzing the meaning of the passage और the crux और context of the passage और summary of the passage कहीं ना कहीं पॉसिबल होता है, तो 1-2 नंबर का मार्जिन हम बन के लेके चलते हैं। ठीक है। बट हम क्या कर सकते हैं, हम कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस से उन मिस्टेक्स को मिनिमाइज कर सकते हैं और हमारी नॉलेज बेस से उन मिस्टेक्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है। अब इंग्लिश क्या है, इंग्लिश में बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है यार। इंग्लिश में आपको देखिए एक ग्रामेटिकल पार्ट होता है। ग्रामेटिकल जो आपके टॉपिक्स हैं, जैसे कि रिपोर्टेड स्पीच है, जैसे कि एक्टिव पैसिव है, जैसे कि वर्ब्स हैं, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है। टेंस हैं, प्रपोजिशंस हैं। ये जो सारे टॉपिक्स हैं, ये सारे के सारे ग्रामेटिकल रूल्स पे चलते हैं। ठीक है। इनके रूल्स जो हैं वो आपको टिप्स पे याद होने चाहिए कि कहाँ कौन सा कैसे होता है। ठीक है। अब वो टिप्स पे याद करने के लिए यही होता है कि आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं, जैसे मैंने फ्लिंटो पैरामाउंट फॉलो करी थी नीतू मैम की,
तो उस बुक को मल्टीपल टाइम्स, मेरे को याद भी नहीं है कि मैंने कितनी बार उसको पढ़ा था, रिवाइज किया था, क्योंकि हर बार पढ़ते टाइम मुझे एक नया रूल समझ में आता था, हर बार पढ़ते टाइम मुझे एक नई चीज पता चलती थी। क्योंकि आपको इस बार मैंने पढ़ा तो इतना समझ आ गया, तो अगली बार मैं पढ़ूंगी तो मुझे पता चलेगा अच्छा इतना समझ आने के बाद ये चीज मेरे को और समझ आ रही है अब। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरा इतना रिवीजन हो गया, आपको रिवीजन करते रहना है। और लेट्स अज्यूम कि आप फ्लिंट टू पैरामाउंट या कोई भी सिमिलर बुक आप फॉलो कर रहे हो, तो उस बुक को आपको रिवाइज करना पड़ेगा एटलीस्ट सेम जो मैंने जीके में बताया 3 to 4 टाइम्स। उसके नीचे तो कोई पॉसिबल स्कोप ही नहीं है, आप ऊपर कर सकते हैं तो वो आपकी एफिशिएंसी है, आपकी कैपेबिलिटी है। क्योंकि जितना ज़्यादा रिवाइज आप चीज़ों को कर लेंगे उतना ही ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होंगे, और अगर आप एग्जाम में कॉन्फिडेंट हैं तो आपसे एरर बहुत कम होएगी, और एरर आपकी कम होएगी तो सिली मिस्टेक्स आपकी कम हो जाएंगी, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और कॉन्फिडेंस के लिए आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। डिसिप्लिन आपकी रिवीजन में, आपकी प्रैक्टिस में, आपकी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेक्निक्स में दिखेगा दिखेगा। ठीक है, तो आप देखिए, कॉन्टिन्यूसली उस चीज पे काम कीजिए, तो ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, और जरूर मिलेंगे। ठीक है, अब जो ग्रामेटिकल पार्ट है, ग्रामेटिकल पार्ट के अलावा मोस्टली कॉम्प्रिहेंशन है रीडिंग पे, जो जैसे कि कॉम्प्रिहेंसिव पैसेजेस आते हैं, क्लोज टेस्ट आते हैं, पैराजम्बल्स आते हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? रीडिंग से आ रही हैं। ठीक है, अगर आपने न्यूज़पेपर्स बहुत सारे रीड किए हैं, आप हैबिट में है कि डेली सुबह 1 घंटे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आपने बहुत ज़्यादा रीड करा हुआ है। रीडिंग क्या होती है? रीडिंग हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है कि मान लो मैं कोई लाइन पढ़ रही हूँ, लेट्स इमेजिन कि हम क्लोज टेस्ट की बात करते हैं। क्लोज टेस्ट में कुछ कुछ चीज़ें मिसिंग होती हैं जो आपको ऑप्शनल फॉर्मेट में दी जाती हैं। ठीक है, अब व्हेन आई एम रीडिंग दैट लाइन नाउ, तो मैंने इतना कुछ रीड कर रखा है, मैंने अपने माइंड को इतना ट्रेन कर रखा है कि मैंने इतना रीड किया हुआ है, तो जब मैं उस लाइन को पढ़ रही हूँ ना, ऑटोमेटिकली मेरा माइंड बोलेगा दिस वर्ड इज ओनली मिसिंग फ्रॉम दिस प्लेस। ठीक है, इतनी हेल्प हो जाती है। थोड़ा उसमें ग्रामर पार्टिसिपेट करती है, और थोड़ा आपका रीडिंग स्किल पार्टिसिपेट करता है क्लोज टेस्ट को सोल्व करते टाइम। ठीक है, तो ये सारी चीजें बेसिकली घूम फिर के एक ही पॉइंट पे आ जाती हैं कि आप जितना रीड करोगे आप उतना ज्यादा सोल्व कर पाओगे। ठीक है, और दूसरा कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? डिडक्शन ऑफ मीनिंग। ठीक है, क्या होता है, एक पैसेज देते हैं आपको, आजकल आईबीपीएस पैटर्न के पैसेजेस आ रहे हैं एसएससी सीजीएल में भी। प्री में थोड़ा कम लेवल का आएगा, तो प्री के लिए आपको इतनी टेंशन लेने की दो जरूरत नहीं है, लेकिन आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि कंपटीशन को एलिमिनेट करने के लिए कि वो किस लेवल का दे देंगे। ठीक है, तो आप ग्रामेटिकल पे ध्यान दीजिए, कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान दीजिए। अगर बहुत सिंपल सा पैसेज आ रखा है जिसपे बेसिक क्वेश्चंस उन्होंने पूछ रखे हैं, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन मेंस के उससे भी मैं आपको ये बता रही हूँ कि कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको ध्यान देना है उस पर। और आपकी प्री की प्रिपरेशन आपकी मेंस की प्रिपरेशन की बेस होती है, रूट होती है, और अगर आपकी नींव बहुत अच्छी है तो आप उस पर बहुत अच्छी बिल्डिंग बना पाओगे। ठीक है, उसके अलावा देखिए सिनोनिम एंटोनिम्स, है ना, 4 to 5 मार्क्स के होते हैं ये। समटाइम्स 2 सिनोनिम्स होते हैं, 2 एंटोनिम्स होते हैं, समटाइम्स 2 3, डिपेंड करता है। तो 4 to 5 मार्क्स अगर आपके सिनोनिम एंटोनिम की वजह से कट जाते हैं, सो दैट इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, अब सिनोनिम एंटोनिम आई अग्री कि आप कितना ही रट्टा मार लोगे यार, है ना। तो मैंने जो किया था वो ये था कि ऑब्वियसली आई वाज रीडिंग, रीडिंग के साथ साथ मुझे जिस वर्ड का मीनिंग पता है और जो मेरा माइंड स्टोर कर पा रहा है, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। बट रट्टा मैं कितने वर्ड्स का मार सकती हूँ, है ना। उसके अलावा मैंने जिस एक बुक को फॉलो किया था वो थी वर्ड पावर मेड इजी, नॉर्मल लुइस की जो थी। तो वो जो बुक है ना, वो बहुत ही ब्यूटीफुल बुक है। ठीक है, उसमें आपको फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो ऐसे लगेगा पता नहीं क्या ही पढ़ लिया आपने। इज इट इवन वर्थ इट, दैट क्वेश्चन विल यूल आस्क फ्रॉम योर सेल्फ। ठीक है, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक इसलिए है कि उस बुक को जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी ही बार आपकी वोकैब स्ट्रांग होगी। सेम ही बुक पढ़ रहे हो फिर भी आप जितनी बार उसको पढ़ोगे उतनी बार आपकी वोकैब स्ट्रांग होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। तो मैंने एक बार पहले भी अपनी स्ट्रेटेजिक वीडियो डाली थी, उसमें बोला था कि ये बुक नॉन नेगोशिएबल है फॉर इंग्लिश प्रिपरेशन। तो अगर जिन बच्चों ने वो सुनी होगी, जिन बच्चों ने और किसी की भी सुन के उस बुक को या सिमिलर बुक को फॉलो किया होगा, तो उसको क्या करना है, उसको भी आपको 3 to 4 टाइम्स तो मिनिमम रिवाइज करना है। ठीक है, उससे क्या होता है कि किसी भी वर्ड का अगर आपको रूट वर्ड पता है ना, ठीक है, तो रूट वर्ड से आपको पता है कि इस रूट का तो ये मीनिंग होता है,
तो उस मीनिंग को आप एटलीस्ट आइडिया लगा सकते हो। अब अगर सिनोनिम है तो सिमिलर मीनिंग का कोई रूट आपको ढूंढना है, अगर एंटोनिम है तो सिमिलर मीनिंग के आपको एलिमिनेट करने हैं, है ना। तो ट्रस्ट मी ये हेल्पफुल होता है, बहुत इजी है। उसके बाद जब आपको रूट वर्ड पता हो, सिनोनिम एंटोनिम्स, अदरवाइज तो अगर आपने वो वर्ड पढ़ा है देन ओनली यू कैन आंसर। तुक्का मारने का तो कोई सेंस नहीं है, नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए, ठीक है। और पैराजम्बल्स जो होते हैं ना, पैराजम्बल्स क्या है बेसिकली, पैराजम्बल्स क्या बोलते हैं, क्योंकि हर लाइन का एक मतलब हम समझते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि यार ये जो लाइन है ये इससे पहले आएगी कि इससे बाद में आएगी। तो वो हम क्या देखते हैं, कोई एक्शन है, अगर उसके रिएक्शन से कोई रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो हम इजीली डिड्यूस कर देंगे। और मोस्टली क्या होता है, किसी ना किसी तरह की कोई इवेंट इंसिडेंट होता है एज अ रिजल्ट ऑफ विच व्हाट हैपेंड, एंड लॉन्ग टर्म में उसका क्या जो रिजल्ट रहा वो रहा, ठीक है। मतलब लॉन्ग टर्म में उसका कोई इम्पैक्ट रहा या जो भी चीज़ें हैं, तो इस तरह की ही होती हैं। तो आपको देखना होता है कहाँ एक्शन है, कहाँ रिएक्शन है, कहाँ रिजल्ट है, और कहाँ पे इसके लॉन्ग टर्म डिडक्शंस पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और भी सिमिलर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी थीम पे बेस्ड आते हैं। तो बस आपको यही देखना है कि अगर किसी कॉज की वजह से कोई रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो कॉज तो पहले हुआ होगा तभी रिजल्ट आया होगा, है ना। तो ये सब डिडक्शन करने आपको बहुत ज़रूरी है, और ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी प्रैक्टिस से। तो आने वाले 60 डेज में मिनिमम 60 मॉक टेस्ट तो आपको करना ही है, मैंने अपनी हर वीडियो में बोला है, और ये नॉन नेगोशिएबल है, मैं इसीलिए बार बार उसको रिपीट कर रही हूँ कि 60 मिनिमम मॉक टेस्ट तो ज़रूरी है। जब आप उसका एनालिसिस कर रहे हो तो आप फोकस कीजिए कॉम्प्रीहेंशन में आप किस तरह की मिस्टेक कर रहे हैं, या फिर पैराजम्बल में किस तरह की मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर अगर आप रीड करते हैं तो आप वो जो मिस्टेक कर रहे हैं तो आप ये वाली थ्योरी अप्लाई कीजिए कि ऑब्वियसली यार इस पैराजिम्बल में मैं ये कैसे मिस्टेक कर सकता हूँ जब मुझे पता है कि इस एक्शन से ही तो ये कॉन्सिक्वेंस हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको माइंड एप्लीकेशन के साथ भी देखनी है। और जो सिनोनिम एंटोनिम अगर आप मॉक टेस्ट में सोल्व नहीं कर पा रहे ना, तो आप एक और चीज कीजिए, उस सिनोनिम एंटोनिम का सिर्फ रूट वर्ड देखिए, उस रूट वर्ड का सिर्फ मतलब देखिए आप, ठीक है। जब आप उस रूट वर्ड का अगर आपको मतलब पता हो तो फिर आप देखिए कि चारों ऑप्शन में से आप टिक कर पा रहे हैं क्या, कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है, ठीक है। आप प्लीज करके देखिए, आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, ट्रस्ट मी, होप इट हेल्प्स गाइज। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन या कोई भी हेल्प चाहिए, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल हेल्प यू टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।